स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कि 6 पार्ट में तैयार हुआ है। आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा, लेक्चर को सुना होगा, नोट्स बनाया होगा और उन सारे पार्ट्स में जो आप लोगों को फॉर्मूले बताए गए हैं वो फॉर्मूले आप लोग स्टडी करते रहिए, उसको प्रिपेयर करिए। उन पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, हम लोग फिर बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन का ये पहला चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस बनती हैं और केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो केमिकल रिएक्शंस को उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूलों के रूप में लिखा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जिनके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस है। तो इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कैरेक्टर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 जो कैरेक्टर्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए कि जो प्रोसेस हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर्स को हम लोग यही पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो इसका मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरी चीज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो वो प्रोसेस भी एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन कलर। अगर मान लो कि कोई भी केमिकल प्रोसेस किया जा रहा है और उसमें जो सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, उसके कलर जो है वो उसके पेरेंट सब्सटेंसेस से डिफर है, चेंज है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। फिर हम लोग देखेंगे उसी में कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है प्रोसेस के दौरान, तो इसके आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। और फिर हम लोग देखेंगे चेंज इन स्टेट, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनेंगे उनके स्टेट में किस तरह से चेंजिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स 9th में हम लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, किसी भी चीज का फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था उसको कि वैलेंसी के आधार पर जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी के आधार पे हम लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अभी हम लोग केमिकल इक्वेशंस में देखेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम उनके फॉर्मूले और सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। तो फॉर्मूले और सिंबल्स के रूप में लिखने के बाद जो नई चीज आती है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जो बन करके हमारा एक फॉर्मूला तैयार होगा किसी केमिकल प्रोसेस का, उसी को केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। तो उन सिंबल्स के बारे में जानेंगे और एक और चीज जानेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस लिखे जाते हैं वो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हैं या अनबैलेंस। अगर बैलेंस है तो ठीक है, और अगर अनबैलेंस है तो हम उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने की भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे क्लास 10th में। बाकी की जो विधियां हैं जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो इन सब चीजों को हम लोग क्लास 11th में देखेंगे कि इन प्रोसेसेस के द्वारा कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, हम लोग कौन से ऐसे सिंबल्स का यूज करें जिससे एक ही केमिकल इक्वेशंस के अंदर उस होने वाले प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी क्लियर हो जाए। तो केमिकल प्रोसेसेस के दौरान जो केमिकल इक्वेशंस लिखे जाएंगे उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ फिर हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं,
और उन सारे प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज के आधार पे हम लोग इनको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर देखेंगे हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनको कंबाइनली हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस ये क्या होती हैं, कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जानते हैं और कैसे कि कोई भी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है, इस चीज के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इफेक्ट क्या है, क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, या जो हमारे अन्य प्रोसेसेस हैं उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या प्रभाव होता है। तो इतने सारे कंटेंट्स हैं आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के, और इस चैप्टर में हमें इन सभी चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में। तो केमिकल चेंज जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं, उन्हीं को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। यानी ऐसे प्रोसेसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो अपने पेरेंट सब्सटेंसेस से नई प्रॉपर्टीज वाला होता है। यानी जो सब्सटेंस बनेगा वो सब्सटेंस जो है अपने पेरेंट्स सब्सटेंसेस से, यानी जिनके द्वारा वो बना है उनसे भिन्न होता है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, केमिकल reactions are the processes in which new substance with new properties are formed। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो इससे वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो क्या बनता है, वाटर बनता है। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है, बर्न्स विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन जो है वो कैसे जलता है, पॉप साउंड के साथ। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बट हेल्प इन बर्निंग। ऑक्सीजन जो है वो स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में मदद करती है, जबकि वाटर नीदर बर्न नॉर हेल्प इन बर्निंग। ना तो ये जलता है और ना ही जलने में मदद करता है, बल्कि क्या करता है, ये बुझा देता है। किसी भी चीज को जो जल रही हो अगर उस पर हम लोग पानी डाल दें तो वो बुझ जाती है। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बना, जिस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज
उनकी पेरेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी से एकदम भिन्न होती है, तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरी चीज जान लो, क्या चीज, कि जो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में एक एरो लगी हुई है, ये एरो, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें लिखी जाती हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएगी उसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में लिखी जाएगी जितनी भी चीजें हो इनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड, इस एरो को, ये एरो क्या करता है, एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये डायरेक्शन हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। तो जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में एरो पे लिखा जाएगा वो क्या है, प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि रिएक्टेंट क्या चीज है, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, क्या चीज है रिएक्टेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। तो सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction, the substance which take part in a chemical reaction are called reactant, इसी को रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन के द्वारा, जो रिएक्टेंट के आपस में मिलने से जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं। तो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड as a result of chemical reaction are called product। ऐसे सभी पदार्थ जो नए पदार्थ बनते हैं किसकी वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप लोग पहचानिएगा। आइए कुछ हम लोग केमिकल प्रोसेसेस देखते हैं। एक चीज और हम लोग देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग जलाते हैं तो याद रखना कि जब कभी भी जलाने का प्रोसेस आता है कि किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। तो देखिए जरा कि व्हेन मैग्नीशियम ribbon burns in air it forms, क्या बनाता है, मैग्नीशियम, या ऐसे it forms a white powder of magnesium ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर बनाता है। तो इस प्रोसेस को, ये एक केमिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस के रूप में लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या लिखना है, मैग्नीशियम प्लस एयर में जलाई जाती है तो ऑक्सीजन
बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। देखने की बात यह है कि जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जाता है तो ये डैजलिंग लाइट के साथ जलता है, यानी इसके द्वारा जलने पर जो रोशनी, जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो ऐसा होता है कि जिनकी वजह से आंखों में डिजीनेस आती है, थोड़ा आंखें जो है वो चौंधिया जाती हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं डैजलिंग लाइट। तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। और एक चीज इसमें ध्यान रखने की बात है क्या कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको थोड़ा सा सैंड पेपर पर रगड़ लेते हैं, थोड़ा सा जिस टिप पे हमको जलाना है उसको हम लोग किससे, थोड़ा सा सैंड पेपर से रगड़ लेते हैं। सैंड पेपर से रगड़ने का जो मेन कारण है वो क्या है? तो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है, तो जो उसको जलने से रोकती है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाना होता है तो हम उसको थोड़ा सा सैंड पेपर पे रगड़ते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है वो लेयर हट जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखना होगा कि बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर, magnesium ribbon is burned, rub on sand paper, क्यों? to remove the layer of magnesium carbonate, magnesium carbonate on it। इसके ऊपर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? रगड़ देते हैं, और रगड़ देते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाती है और अब ये जलने लगता है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, जो एक केमिकल प्रोसेस है, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो केमिकली होते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं जो न्यू प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। भोजन का पकना ये भी एक केमिकल प्रोसेस होता है। बात समझ में आ रही है? तो कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक इसी तरह से, ठीक इसकी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो केमिकली होते हैं, जैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होता है, तो रिस्पायरेशन इज आल्सो ए केमिकल प्रोसेस, ये भी एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो केमिकली होते हैं और इन्हीं को हम लोग केमिकल प्रोसेस कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किन चीजों के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो केमिकली हो रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन कंसीडर किए जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं केमिकल रिएक्शंस के? सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस,
गैस अगर प्रोसेस के दौरान इवॉल्व होती है, अगर मान लेते हैं कि कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उस केमिकल प्रोसेस से गैस निकल रही है, अगर गैस निकल रही है तो ये प्रोसेस जो है वो केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, एक जो है वो मॉस बन जाता है, अनडिसॉल्व्ड मॉस, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होगी। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस कलर का चेंजिंग हो रहा है, कलर में परिवर्तन हो रहा है, अगर कलर में परिवर्तन हो रहा है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरी चीज, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में चेंजिंग हो रही है, अगर उसका तापमान, उसका टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो घटेगा या बढ़ेगा, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के बेस्ड ऑन होती हैं, तो अगर जो है इफ द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर हीट निकल रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो वो एक्सोथर्मिक होगा, बट इफ द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है तो। और लास्ट जो कैरेक्टर्स है, जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसका स्टेट, फिजिकल स्टेट जो है वो उसके रिएक्टेंट से डिफर है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसको भी हम लोग एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए जरा एक को एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस निकलती है, गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब हाइड्रोजन गैस निकलती है इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो some chemical reactions are characterized by evolution of heat। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीट इवॉल्व करती हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, नॉट हीट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस निकलती है, और जब गैस निकलेगी तो हम उसको कहेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। such as a reaction between zinc and dilute सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की रिएक्शन। तो देखो क्या होता है,
जिंक और इसके साथ हम लोग क्या मिला देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बन जाएगी क्या, बन जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं एक और एग्जांपल कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो दूसरा एग्जांपल कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट heated at 100 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो क्या होता है, तो देखो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो चूंकि यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पहले जान लें। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है अगर प्रोसेस के दौरान, किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो प्रिसिपिटेट है क्या, प्रिसिपिटेट, precipitate is a solid product which separates out from the solution during the chemical reaction, during the chemical reaction। तो प्रिसिपिटेट जो होता है वो एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान सेपरेट आउट हो जाता है। तो some chemical reactions are characterized by the formation of precipitate। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो प्रिसिपिटेट के फॉर्मेशन के द्वारा कैरेक्टराइज्ड की जाती हैं। जैसे अगर केमिकल रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, सच एज a chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में जो रिएक्शन होती है इससे लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड का एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन जो है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे
जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन होने की वजह से ही हम उसे केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर्स है वो है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर जो है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो some chemical reactions are characterized by the change in color of प्रोडक्ट के कलर में जो चेंजिंग होती है। तो एक सिंपल सा रिएक्शन ले लें हम लोग कि व्हेन लेड क्लोराइड react with potassium iodide, a yellow precipitate of lead iodide is formed. So change in color, that is also a characteristics of chemical reaction. इसके बाद हम लोग देखेंगे change in temperature. टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, तो टेम्परेचर में अगर परिवर्तन होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी केमिकल प्रोसेसेस के दौरान जो है वो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उस केमिकल प्रोसेसेस को भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट के अंदर भी चेंज होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इसके साथ बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें प्रोसेस के दौरान जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर मान लो कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, अगर इसको हम लोग वाटर के साथ घोल दें तो इसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है क्योंकि ड्यू नाउ अमोनियम क्लोराइड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगला जो कैरेक्टर्स है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का वो है चेंज इन स्टेट। किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्टेट उसके रिएक्टेंट के स्टेट से डिफर है, तो इसको भी हम लोग कहते हैं कि ये एक केमिकल प्रोसेस है। यानी कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं या कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो चेंज इन स्टेट के द्वारा कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, जैसे अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो है वाटर। और वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो दो गैसों को आपस में मिलाने से क्या मिल गया, लिक्विड मिल गया। तो जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट
इसका स्टेट जो है, जो फिजिकल स्टेट है, वो इसके रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के स्टेट से डिफर है। तो ऐसे जितने भी प्रोसेसेस होंगे जिनमें जो प्रोडक्ट का स्टेट होता है वो उनके रिएक्टेंट के स्टेट से डिफर होता है, तो इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हमने आपको बताया ये 5 फैक्टर्स जिनके आधार पे आप किसी भी प्रोसेस को इस बात को डिफाइन कर सकते हो कि ये केमिकल प्रोसेस है या नहीं है, यानी ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने लिखी है ये वर्ड में, इसको हम लोग वर्ड में नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको हम लोग सिंबल्स और इनके फॉर्मूलों में लिखते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके सिंबल और फॉर्मूलों में लिखने से जो नया एक लिख करके आता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस केमिकल इक्वेशंस के बारे में, हम केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाएं, कैसे हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, और फॉर्मूला, आपने सभी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना 9th में ही सीख लिया था। तो हम लोग अगले लेक्चर में इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शंस का केमिकल इक्वेशन लिखा जाए और केमिकल इक्वेशंस को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, कैसे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाए। तो ये सारी चीज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, जब तक आपकी समझ में नहीं आता है बार बार इसको रिपीट करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, सेल्फ नोट बनाइए, अपने से बनाइए नोट, और इन सारी चीजों को आप लोग तैयार करते रहिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर